कॉर्नर्स कॉर्नर में अभय आपका फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप? बस बढ़िया। तो आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में। जैसा पिछली बार आपने सीए के बारे में बताया था, एक प्रोफेशन के बारे में। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखा वो देख सकते ये हैं। स्टॉक मार्केट नहीं, मैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से पूरा बताता हूँ, सिर्फ ओके। स्टॉक मार्केट नहीं। आइडियली किसी को भी अगर अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करना है, अपना पोर्टफोलियो बनाना है, हम्म। अपना हर एक ऑब्जेक्टिव के हिसाब से अगर पैसे पार्क करने हैं तो वो कैसे करने चाहिए, उसका मेरा पर्सनल जो टिप्स है या मंत्र है, मैं वो शेयर करना चाहूँगा ठीक है। लोगों से। मेरे हिसाब से ज़्यादातर लोग अग्री करेंगे उस चीज़ से। मेरा हमेशा मानना ये है कि अपना 60% पैसा आपको इन्वेस्ट करना चाहिए जो भी आप कमा रहे हो, और 40% से आपको अपने घर के खर्चे, ईएमआई, जो भी एक्सपेंडिचर है वो सब उससे मीट करनी चाहिए। तो सिक्स मैं आपको इधर रोकना चाहूंगा अभी। मैं चाहता हूँ कि आप बात करें एक ऐसे इंसान से जो कभी स्कूल कॉलेज नहीं गया है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं इंडिया में, जो पॉपुलेशन जिनका ज़्यादा है, हुँ, जो शॉपकीपर्स है या फिर छोटा सा बिजनेस कर रहे हैं, हुँ। कोई शॉप डाली हुई। तो वो लोग के लिए आप इन्वेस्टमेंट इस वर्ड को कैसे समझाओगे? सेविंग और इन्वेस्टमेंट में आप डिफरेंस बता दीजिए। सेविंग्स एक ही चीज़ आप एकदम सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं कि मेरे कल की कमाई इज़ माय इन्वेस्टमेंट। हम्म। जो भी मैं सेव कर रहा हूँ, उससे जो भी कमाऊँगा वो मेरे कल की कमाई है। आज जो कमा रहा हूँ, वो कमा रहा हूँ। जो आज बचा रहा हूँ, वो मेरी कल की कमाई है, सेविंग्स। सेविंग्स। ओके। तो सेविंग्स, आप जैसे मैंने आपको कहा कि आपको लगभग 60% अपना पैसा सेव करना चाहिए, इन्वेस्ट करनी चाहिए। भले वो एफडी हो, शेयर्स हो, म्यूचुअल फंड हो, गोल्ड हो, या जो भी चीज़ आप प्रेफ़र करो। आइडियली ये 4 क्लास सबसे बेस्ट है। तो आप इन्वेस्टमेंट को ही सेविंग कह रहे हैं? जी। बट जैसे कि आम आदमी के हिसाब से सेविंग मतलब है कि 100 रुपए कमाना, 60 रुपए बचा के रखना। कल 100 रुपए कमाना, वो भी 60 रुपए बचा के रखना। बट वो 60 रुपया बढ़ेगा कैसे? 60 का 60 ही रहेगा। अब राइट। आपका पैसा आपको कमा कर देना चाहिए। आप देखिए, एक इंसान की ज़िंदगी ऐसी होती है कि वो पहले पढ़ता है, हम्म। अपने शुरू के 20 साल अपने करियर बनाने में पढ़ाई में चली जाती है। हम्म। उसके नेक्स्ट 20 साल मेरे हिसाब से उसे अपना फ्यूचर देखना है, उसे सारे अपने जो भी टारगेट्स रहते हैं फ्यूचर के, शादी हो, घर हो, गाड़ी हो, रिटायरमेंट प्लान हो, बच्चों की एजुकेशन हो, फॉरेन टूर हो, ये सारे गोल्स अचीव करने रहते हैं, जिसके लिए नेक्स्ट 20 ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बी इट ओके। इवन रिटायरमेंट प्लानिंग हो, कोई अर्जेंट मेडिकेशन आ गया, उस चीज़ के लिए इमरजेंसी फंड क्रिएट करना हो। तो ये जो 20 से 40 का जो फ़ेज़ है, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि पहले 20 साल तो जैसे मैंने आपको बताया पढ़ाई में ही निकल जाती है। तो ये 20 साल में जो आप कमा रहे हो उसको प्रॉपर्ली इन्वेस्ट करना, पैसा आपका कैसे मल्टीप्लाई होना चाहिए, कितना कंपाउंड होना चाहिए, क्या मिक्स होनी चाहिए सारी इन्वेस्टमेंट टाइप्स की, वो आना समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पैसे कमा के अपने खाली सेविंग्स अकाउंट में रख दिए, वो आपको कमा कर कुछ नहीं देगा। तो मुझे अब ये बताइए, सेविंग्स क्यों इनफ नहीं है? मतलब सेविंग काफी क्यों नहीं है? आप क्यों कह रहे कि सेविंग्स इन्वेस्टमेंट? में देखिए, आप अगर खाली सिर्फ सेव करते रहोगे तो आपको शायद ज़िंदगी भर कमाना पड़ेगा। राइट। अगर उस पैसे को आप इन्वेस्ट करो, तो चीज़ ऐसी होगी कि कभी तो पैसा भी मुझे मेरे लिए काम करेगा। आज आप 40 साल तक पैसे के लिए काम कर रहे हो, हम्म। लेकिन जो दूसरे 20 साल है ना, पैसा आपके लिए काम करेगा। ओके। उसे बोलते हैं सही टाइप की सेविंग। आप ज़िंदगी भर तो काम नहीं कर पाएँगे, राइट। और सिर्फ़ काम ही करते रहेंगे तो जियोगे कब? हम्म। तो इसके लिए इसे सेव करना या इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, ताकि यार पर्सनली आप खुद के लिए भी तो कुछ करो ज़िंदगी में। पहले ओके। 20 साल पढ़ाई में निकल गए, फिर 20 साल काम में निकल गए, और वो भी प्रॉपर सेव नहीं किया, तो अब तो ज़िंदगी भर काम पे ही लग गए। तो आपके हिसाब से सेविंग में इन्वेस्टमेंट भी आता है? सेविंग्स टू मी इज़ इक्विवेलेंट टू इन्वेस्टमेंट। सेविंग्स ओके। बोलने के लिए है, बट आइडियली सेविंग्स शुड बी टर्म्ड एज़ इन्वेस्टमेंट। ओके। आपके एक्सपेंसेस है और आपके इन्वेस्टमेंट्स है। हम्म। मैं ये 2 चीज़ों को क्लासिफाई करता हूँ। आपके एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, मतलब जो भी आप कमा रहे हो, हम्म। उसका यूटिलाइज़ेशन आपके पर्सनल खर्चों में होना चाहिए और इन्वेस्टमेंट्स में होना चाहिए। ओके। तो आप अभी आप इन्वेस्टमेंट को आप डाइवर्सिफाई कीजिए, क्या क्या होता है इन्वेस्टमेंट में? इन्वेस्टमेंट्स में अगर आप मेरा मानो, मतलब जैसे एक एमेच्योर हो, जिसे ज़्यादा कुछ पता ना हो, हम्म। आज की तारीख में एक डीमैट अकाउंट खोलना बहुत ईज़ी है। आप कुछ मत करो, ₹15,000 साइड में रखिए, अच्छे-अच्छे शेयर्स की आईपीओ में अप्लाई कीजिए। ओके। रैंडमली लॉटरी सिस्टम रहता है, अगर आपको लग गया, आई एम प्रीटी मच श्योर आपको
आपको 5 दिन के अंदर अच्छा खासा लिस्टिंग गेन्स हो जाता है। हुँ। काफ़ी सारे रिसेंटली बहुत सारे शेयर्स आए हैं जो 30, 35 प्लस 70% प्लस तक लिस्टिंग गेन्स दे चुके हैं। तो ये एक सिंपल तरीका हो गया है जहाँ पे 7 दिन के अंदर आप 30 से 70% पैसे कमा सकते हो। आईपीओ क्या होता है? आईपीओ ये होती है कि जो न्यू एज कंपनीज़ रहती है, नई कंपनी। नई कंपनीज़ मतलब वो ऑलरेडी एक्जिस्टेंस में रहती है, लेकिन जब वो एक्सपांड करना चाहती है या उनका ऑब्जेक्टिव रहता है ग्लोबली एक्सपांड करना या प्राइवेट से प्राइवेट पब्लिक। नहीं, नॉट ओनली प्राइवेट टू पब्लिक, बट उनका गोल रहता है अभी एक्सपेंशन का हुँ, हुँ। या तो डेट्स कम करना। मतलब क्योंकि जो उनके शेयर होल्डर्स जो प्राइवेट में थे, अब ये पब्लिक पब्लिक के कोई भी इस लोग शेयर होल्डर कोई बन भी सकते हैं। होल शेयर होल्डर्स बन सकता है लिस्टिंग के बाद, हुँ। शेयर यानी कि कंपनी का हिस्सा। कंपनी का हिस्सेदारी। ओके। तो ये आप आईपीओ में खरीद सकते हैं। आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो। हुँ, 3 दिन के अंदर आपको ईमेल के अंदर मालूम पड़ जाता है कि आपको शेयर्स अलॉट हुए हैं या नहीं हुए हैं। हुँ, मेरा ये भी मानना है कि कुछ कंपनीज़ मान लीजिए आपको आईपीओ में नहीं लगे, तो आप सेकेंडरी मार्केट से परचेज़ कर लीजिए। आपको 30% 40% एक्सपेंसिव दिखेगा। ₹100 का शेयर 140 में मान लीजिए खुल गया। आप 140 में परचेज़ कर लीजिए अगर उसका फ्यूचर अच्छा है, आप वो टाइम पे भी खरीद सकते हो। सेकंड मार्केट यानी कि आईपीओ जब लॉन्च होने के लिस्टिंग लिस्टिंग हो बाद। जाती है उसके बाद उसे सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। ओके। तो इससे इसकी क्या गारंटी कि हमेशा प्रॉफिट ही होगा? आपको हमेशा एक तो ये चीज़ बहुत सिंपल है, आप काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स हैं जिसमें मैं सीएनबीसी काफ़ी देखता हूँ और मुझे काफ़ी हद तक जब मैं स्टूडेंट था तब मैं काफ़ी सुनता था और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने वहाँ से समझी सीखी है। हुँ, ऑब्वियसली मुझे मेरे सीए के करिकुलम ने तो हेल्प किया ही किया। बट जो बेसिक साइकोलॉजी होती है लाइक मार्केट सेंटिमेंट्स, इंडस्ट्रियल बूम्स, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स, जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या चल रही है, इंटरनली इंडिया में क्या चल रही है, किस पॉलिसी की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये सब छोटी-छोटी चीज़ भी अगर आप समझ लो ना, हुँ। आपको ये चीज़ समझ जाएगी कि कौन से शेयर्स आगे चल सकते हैं या किसका क्या फ्यूचर दिख रहा है। लेकिन ये चलो कोई पढ़ा लिखा है वो ये रिसर्च कर सकता है। देख कर भी समझ सकता है। तो एक यानी कि मैं मेरा कहने का मतलब है जो कोई आम आदमी है, हुँ, जो अपना धंधा चला रहा है, हुँ। अपने बच्चों को भी सँभाल रहा है, फिर तो फिर वो स तो शेयर मार्केट बिल्कुल नहीं देख पाएगा, तो उसके लिए मेरा ये सजेशन रहेगा क्योंकि वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अपना बिज़नेस या सर्विस जो कर रहा है वो तो कर ही रहा है, प्लस पर्सनल चीज़ों में बिज़ी है। हुँ, तो उसमें आप जैसे मैंने आपको समझाया आप आईपीओ फ्लिपिंग कर सकते हो, जिसका टर्म है आईपीओ फ्लिपिंग। आप अप्लाई कीजिए, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो लिस्टिंग के दिन ओके। देख लो। तो आईपीओ भी सोच समझ के करना है इन्वेस्ट? येस, ओके। नॉर्मली ग्रे मार्केट प्रीमियम्स भी एक कुछ काफ़ी सारी वेबसाइट्स है जो पब्लिश करती है। काफ़ी रिकमेंडेड भी रहते हैं, काफ़ी सारे पोर्टफोलियो एनालिस्ट, काफ़ी सारे दूसरे एक्सपर्ट्स भी आपको रिकमेंड करते हैं। तो मेरे हिसाब से ग्रे मार्केट प्रीमियम के ऊपर आप एक कॉन्शियस कॉल ले सकते हो कि ये हाँ भाई ये ग्रे ले लो। मार्केट प्रीमियम कहाँ ग्रे से? मार्केट प्रीमियम ये होता है कि मार्केट में शेयर लिस्ट होने के पहले आपको एक अंदाज़ा मिल जाता है कि कितना बढ़ेगा? कितना बढ़ सकता है। ओके। तो थोड़ा बहुत तो रिसर्च टीवी तो देखना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा ऑब्वियसली। आपके अगर कोई फ्रेंड्स वैसे हो या रिलेटिव्स वैसे हो, मेरे हिसाब से आजकल हर एक फैमिली में या फ्रेंड्स में कोई ना कोई शेयर मार्केट वाला मिल ही जाता है। हुँ, हुँ। क्योंकि आज डीमैट अकाउंट इतने खुल गए, रिटेल पार्टिसिपेशन इतना बढ़ गया है शेयर मार्केट में, तो कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा और मेरे हिसाब से आज हर दूसरे आदमी को शेयर मार्केट के बारे में कुछ ना कुछ तो मालूम ही है। तो अगर शेयर खरीदना है, तो उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट खोलना है 100%। और डीमैट अकाउंट आप कहाँ पे खोल सकते हैं? कोई भी बैंक में खोल सकते कोई भी हो। बैंक में। नॉर्मली आपका डीपीआईडी और क्लाइंट आईडी 2 आईडी रहती है। क्लाइंट आईडी आपको आपके रिकॉग्नाइज जो ट्रेडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जैसे एचडीएफसी सिक्योरिटीज है, एक्सिस है, हुँ। ये सारे आपके क्लाइंट आईडी आपको देंगे और डीपीआईडी जो डीमैट अकाउंट है वो सीडीएसएल एनएसडीएल्स का उनका जिसके साथ भी टाइप है वो मिल जाएगा आपको। तो मैं अभी भी आपको आम आदमी को लेके ही चल रहा हूँ मैं, हम्म। जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। तो उसके लिए एक इन्वेस्टमेंट आपने बोल दिया आईपीओ। आईपीओ फ्लिपिंग कीजिए। तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा इन्वेस्टमेंट के सेकंड लिए? ऑप्शन आप बोल मैं ये बोलूँगा कि आप एसआईपीज़ कर लीजिए म्यूचुअल फंड्स की। हुँ, कुछ हुँ। अच्छे-अच्छे लार्ज कैप फंड्स हैं। ऑब्वियसली आप अपने किसी कंसल्टेंट को ज़रूर फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कीजिए ये सब चीज़ करने के पहले। बट लार्ज कैप में आप छोटे-छोटे अमाउंट के एसआईपीज़ कर सकते हैं। लार्ज कैप यानी बड़ी बड़ी कंपनीज़। कंपनीज़ जिसका आई थिंक 2 लाख करोड़ के ऊपर मार्केट कैपिटलाइज़ेशन रहता है। ओके।
तो आप अगर थोड़ा भी इंटरेस्ट लोगे तो आपको बिग बिग कैप, हाँ, स्मॉल मतलब कैप देखिए समझ आपको जाएगा। अगर शेयर मार्केट में उतरना है और जो मेरे हिसाब से उतरना भी चाहिए, आपको आईपीओ फ्लिपिंग और एसआईपीज़ हुँ, ये 2 से आप चालू कीजिए। अगर टाइम मिलता है तो आप थोड़ा मार्केट स्टडी कीजिए, थोड़ा सिर्फ़ व्यू करिए कि क्या चल रहा है, क्या एक्सपर्ट्स क्या बात कर रहे हैं, मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। हुँ, जैसे मैंने आपको बोला जियोपॉलिटिकल चीज़ें कुछ हो रही है, जैसे अभी बजट आने वाला है, तो बजट हुँ, बहुत इम्पोर्टेंट है हुँ। मार्केट्स के मूवमेंट को ट्रिगर करने के लिए। तो ये सारे फैक्टर्स बहुत रेलेवेंट हो जाते हैं। और दुनिया में जो हो रहा है, उन पे भी जैसे ध्यान अभी होना यूक्रेन चाहिए। यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा था, चलो अभी डील हो गई कि भाई ठीक है हम बंद करेंगे, सीज़ फायर एग्रीमेंट हो गया, इज़राइल का। इज़राइल का और इसका हुँ, गाज़ा का। गाज़ा। तो ये सब अच्छी न्यूज़ रहती है जिसकी वज़ह से मार्केट रिकवर कर लेती है। और कुछ न्यूज़ जैसे कि बड़े कंपनीज़ इंडिया में अडानी है, उनके साथ अगर अब्रॉड के कंट्री में कुछ होता है, तो उसका हुँ। इम्पैक्ट इंडिया में होता है। इसके लिए तो मैं बोला हर एक चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है, बी इट हुँ, ग्लोबल, बी इट नेशनल। तो आईपीओ के वक़्त ये सब चीज़ें थोड़ी ज़्यादा ध्यान थोड़ी देनी चाहिए। ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए। और एसआईपी में आप बिग कैप में एसआईपी में इन्वेस्ट कर आप सकते सोचते हो कि भाई मेरा इन्वेस्टमेंट एक ऐसा बंदा हैंडल कर रहा है जो फंड मैनेजर रहता है जिसको दुनिया भर का एक्सपीरियंस है कि पैसे कैसे इन्वेस्ट करने हैं शेयर मार्केट में, तो वहाँ पे आप रिलैक्स हो जाते हो। हो। ओके, तो हर कंपनी के पास एक टीम होती है जो इन्वेस्टमेंट्स करती है जी। और आपको मिनिमम रिटर्न्स की गारंटी होती है, मिनिमम रिटर्न्स की गारंटी नहीं होती लेकिन मोटा-मोटी आपको 12% के आसपास तो मिलता ही है। मिनिमम बोल रहा हूँ ये, बट लॉन्ग टर्म रखना होगा। लॉन्ग टर्म रखिए बेस्ट है और ओके, मेरा मानना ये है कि शेयर मार्केट में आप वही पैसे लगाइए जिस पैसों की आपको ज़रूरत कभी ना हो। ओके। उसको आप लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से ही रखिए। उसको टच ही नहीं करना चाहिए आइडियली। मतलब आप अगर ₹100 कमा रहे हो, तो 30 तो खर जैसे मैंने आपको कहा ₹60 आपको बचाना चाहिए, 60% के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए। हुँ, तो वो 60 में से 30 मैं म्यूचुअल फंड्स और इक्विटी शेयर्स में दूँगा। ओके। तो आप अपना इमरजेंसी फंड अलग रखिए। इमरजेंसी फंड आइडियली इमरजेंसी फंड जैसे अगर आप कोई सैलरीड क्लास है, हुँ, तो उसको अपने 6 महीने की सैलरी एज़ एन एफडी साइड में रख देनी चाहिए एज़ एन इमरजेंसी फंड की ऑल ऑफ अ सडन कुछ बड़ी इमरजेंसी आ गई घर पे, हुँ, हुँ। तो ऐसा ना हो कि आपको इन्वेस्टमेंट्स तोड़नी पड़े। तो एक सॉरी लिक्विड फंड हमेशा एक रखनी चाहिए। तो अगर कोई एक आदमी आर्ग्यूमेंट करता है कि मेरे को तो इंटरेस्ट बैंक से भी आ रहा है, एफडी और आरडी से। तो एफडी और आरडी से क्यों ये बेटर है इन्वेस्टमेंट आप जो बोल रहे हो? आपको जो रिटर्न्स मिलते हैं इक्विटी शेयर्स में और म्यूचुअल फंड्स में, वो ऑन एन एवरेज 12 से 15% छूटता ही है। आपको एफडी, आरडी में 6-7% से ज़्यादा बिल्कुल नहीं मिलेगी। ओके। दूसरी चीज़, आपको इस इनकम में अगर आप हायर टैक्स ब्रैकेट में हो, तो आपको 30% टैक्स है उसके ऊपर, इंटरेस्ट ऑन एफडीज़ के ऊपर, जो भी इंटरेस्ट आप इनकम कमा रहे हो। ओके, लेकिन यहीं आपको कैपिटल गेन्स है, तो आपको 12.5% टैक्स है, ओके। 12.5 से 15% टैक्स है। तो आपका टैक्स भी आधा हो जाता है। तो मतलब अगर अगर आप बड़े बिजनेसमैन हो और आपका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो उधर आपको ज़्यादा ही पे करना है टैक्स हाँ, और यहाँ पे 12.5 ही होगा। यहाँ पे टैक्स आपको 12.5 से 15% ही टैक्स है। ओके। तो पहला ऑप्शन आपने बताया आईपीओ, जी। सेकंड आपने बताया एसआईपी और कुछ ऑप्शंस है अवेलेबल जो एव आम जैस आदमी है? जो आम आदमी जैसे मैंने आपको बताया कि आपके 6 महीने का जो भी हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर है हुँ, या सैलरी है, आप उसको एफडी में हमेशा रखिए एज़ एन इमरजेंसी फंड। सबसे पहला प्रायोरिटी आपको वो होना चाहिए, ओके। कि मेरा एक इमरजेंसी फंड पार्क हो गया। हुँ, उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी होनी चाहिए आपकी इन्वेस्टमेंट्स की, ओके, इन इक्विटी शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड। नो ओके, डाउट आपको बुलियन आई मीन गोल्ड भी लेना चाहिए मेरे हिसाब से। जो हम पहनते हैं वो नहीं, बट जो बार्स आती है, ओके। 5 ग्राम की, 10 ग्राम की, जो जैसा अफ़ोर्ड कर पाए। बैंक से, बैंक से नहीं ज्वेलरी से, ज्वेलरी ओके। शॉप से। वो मतलब भी प्योर लेनी गोल्ड चाहिए बिना प्योर गोल्ड। ऑर्नामेंट। प्योर गोल्ड देखो मैं एसजीबी का सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ। मैं प्रेफ़र करता हूँ फिज़िकल गोल्ड। ओके, क्यों? तो मतलब मैंने ऐसा मैंने सुना है कि एसजीपी ज़्यादा सेफ है। एसजीबी ज़्यादा सेफ है बट मैं ये प्रेफ़र करता हूँ कि कल उठ के अगर मुझे गोल्ड से कुछ अगर खरीदना हो, ज्वेलरी ही बनानी हो, मान लो मेरे बेटी की शादी है या मुझे लिटरली ज्वेलरी बनानी है, हुँ, तो हुँ, वहाँ पे बहुत ईज़ी हो जाता है मुझे। ओके, आइडियली मैं गोल्ड बार्स इसके लिए लेता हूँ ताकि फ्यूचर में अगर मुझे कोई ज्वेलरी बनानी है, तो मैं उससे बना सकता हूँ। या शादी का फंक्शन आ गया, बच्चे की 20 साल के बाद शादी-वादी है, तो कैपिटल एप्रिसिएशन तो है ही है, हुँ, जो आपको मिलेगा, जो एसजीबी में इतना नहीं मिलता है, जो फिज़िकल गोल्ड में मिलता है। तो उस मैं इसके लिए वो प्रेफ़र करता हूँ क्योंकि मेरा व्यू उस एसेट को लेके कुछ और है। मेरा मतलब ऐसा है कि मतलब कुछ
लोगों का ऐसा मानना है कि क्योंकि पुरानी फ़िल्में ऐसी थी हुँ। कि आपके घर में अगर गोल्ड है तो ब्लैक का पैसा है। ये एक डर नहीं, होता है नहीं, लोगों में। ऐसा कुछ नहीं रहा। अभी आपको ज्वेलरी या गोल्ड बार्स लेने के टाइम पे भी आपको चेक से ही पेमेंट करना पड़ता है। हुँ, जीएसटी लगती है बकायदा उसके ऊपर, आपका पैन नंबर रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये सब टाइम गया अभी। तो गवर्नमेंट को पता होता है कि पता आपके होता पास है ये है। सबको, हर एक चीज़ पता रहती है। ओके। तो नॉर्मल एक आम आदमी के लिए आपने कहा आईपीओ, स्टॉक मार्केट का। सबसे पहला 6 महीने का आपका हाउस होल्ड एक्सपेंसेस और सैलरी हुँ, एफडी में एज़ एन इमरजेंसी फंड पार्क कर दीजिए। ओके। ये टारगेट अचीव्ड, लुक फॉर हुँ, गुड आईपीओस एंड एसआईपीस। देन गोल्ड। देन इसके अलावा और कोई ऑप्शन है उनके मैं ये लिए? 4 में ही ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ। इंस्ट्रूमेंट्स बहुत सारे हैं, बट मैं इसी में प्रेफ़र करता हूँ। और अगर मान लीजिए किसी का सैल पैकेज काफ़ी अच्छा है, तो पीपीएफ नहीं छोड़ना चाहिए। ओके। जो गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी दी है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, वो हुँ, एक फैसिलिटी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि वो इंटरेस्ट फ्री इनकम है। आपको 60% 7 सवा 60% इंटरेस्ट आज की तारीख में चल रहा है, जो एकदम इंटरेस्ट फ्री है। हुँ, और अगर किसी की सैलरी 30 लाख के आस-पास है, 20 लाख, 30 लाख जो भी हो, तो वो 30% टैक्स ब्रैकेट में आता है। तो उसके लिए टेक्निकली प्री टैक्स अगर 7% है, मतलब पोस्ट टैक्स 7% है, हुँ, तो प्री टैक्स इट इज़ 10%। ओके। तो टेक्निकली आपको 10% का वैल्यू मिल रहा है उसमें। हुँ, हुँ, क्योंकि अगर आपको 7% इंटरेस्ट मिल रहा है, आप एफडी में आपको 7% इंटरेस्ट मिलेगा, तो उसके ऊपर 30% आपको टैक्स भरना पड़ेगा, राइट, राइट? लेकिन ये 7% इज़ टैक्स फ्री। ओके। सो टेक्निकली दिस इज़ 10%, हुँ, हुँ, क्योंकि 30% टैक्स ब्रैकेट में आप आते हो। राइट, इफ दिस 7% इज़ exempt, टोटली exempt मीन्स 30% तो आपका बच गया ना उधर ही। करेक्ट, तो इफ यू ग्रॉस इट अप, 10% हो जाता है। राइट। इतना टेक्निकली कोई सोचता नहीं है। वो मतलब ऑब्वियसली सीए हो तो ये सब चीज़ दिमाग में चलती है। ओके। मैथमेटिक्स अच्छा है तो। तो ये रही बात, आपने एक ऐसे मिडिल क्लास फैमिली के इंसान की बात की, उनको कहाँ-कहाँ सेव करना चाहिए। अभी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो यूथ है, आजकल हर कोई एडवाइस कर रहा है यूथ को अर्ली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो कौन से एज में स्टार्ट करनी चाहिए और कहाँ करनी चाहिए? देखो, आइडियली आपको शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, तो आपको डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो 18 प्लस। बट मैंने कुछ स्मार्ट बच्चे भी देखे हैं, जिसमें मैं भी था। मैंने अपनी मॉम के नाम पे डीमैट अकाउंट खोला था और मैं ओके, ट्रेड करता था। ट्रेड इन द सेंस मैं परचेज़ करता था वो टाइम पे शेयर्स। मुझे अभी याद है, मैंने आई थिंक आज से 14-15 साल पहले मेरी मॉम के डीमैट अकाउंट में मैंने टीसीएस लिया था। ओके, इट वाज़ 5 टीसीएस, ₹800 में था। आज बोनस स्प्लिट करके कम से कम मुझे उसका वैल्यू पर शेयर एटलीस्ट 25,000 दिख रहा है, पर शेयर। पर शेयर। क्योंकि बोनस स्प्लिट, डिविडेंड ये सब कंसिडर करने के बाद जो मुझे उसका बेनिफिट मिल रहा है, जो मैंने 800 में लिया था, हुँ, आज वो 20-24 हज़ार मुझे दिख रहा है। तो 18 की उम्र में या उससे पहले? तो उसके जब पहले भी कर सकते हो, ये मैंने अनऑफिशियली तो आपको बता डीमैट के दिया। लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है? पैन डीमैट कार्ड? के लिए आपका पैन कार्ड, ओके, तो अगर आधार पैन कार्ड, कार्ड से किसी का डीमैट। आधार कार्ड, ये सब बेसिक केवाईसी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। ओके। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स नहीं कर पाते बिकॉज़ दे आर नॉट एलिजिबल टू ट्रेड, हुँ, हुँ। बट दिस इज़ अ वे आउट व्हिच आई सेड, और मैंने भी किया था वो टाइम पे। तो जब आपने 800 का इन्वेस्टमेंट किया था, क्या वो 800 आपके लिए बहुत ज़्यादा थे या फिर हाँ, मेरे मैनेजेबल? मेरे लिए वो टाइम पे ₹800 बहुत ज़्यादा थे। वो मेरा आई थिंक आज 2 के हिसाब महीने का से? 2 महीने का मेरी पॉकेट मनी थी ओके, तो टेक्निकली। आज के हिसाब से 2-3 हज़ार के आज के आस। हिसाब से 2-3 हज़ार तो इतना तो कोई मैनेज कर ही सकता है। इतना आराम से मैनेज कर सकते हैं। आज पॉकेट आप अभी डिपेंड करता है, मिडिल क्लास ही पकड़ लो, आपको बच्चे को कम से कम 1000-2000 तो देना ही होता है। शायद हफ्ते का लगता रहेगा इतना। तो जैसे आपने बिग कैप्स स्मॉल कैप की बात की, हुँ, बिग कैप यानी कि बड़ी कंपनीज़, स्मॉल कैप यानी कि छोटी। कंपैरेटिवली स्मॉल, तो और एक बीच में एक मिड कैप भी आता मिड है। कैप भी है, राइट। तो अगर बच्चे के पास समझो या यूथ के पास इतने पैसे नहीं है, 2-3 हज़ार है, क्योंकि हुँ, आपने जो कंपनी खरीदी वो आज बहुत बड़ी है, वो राइट। बिग कैप है। तो वो बच्चा या वो यूथ कैसे इन्वेस्ट, कौन से कंपनी में इन्वेस्ट करना ब्लू चाहिए? चिप फंड्स में ज़रूरी नहीं कि सबका वैल्यू 8000 4000 हो। एसआईपी में करो। एसआईपी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शेयर्स की बात कर रहा हूँ। ओके, एसआईपी तो कर ही सकता है, अगर किसी किसी को कुछ पैसे मिल रहे हैं, अगर वो 500 रेगुलर में। से भी एसआईपी चालू कर रहा है, नथिंग लाइक इट, ओके। कर देना चाहिए चालू। बट अगेन, एसआईपी का एक ही चीज़ है, आपको लॉन्ग टर्म रखना चाहिए। हुँ, हुँ। बट जैसे आप कह रहे हो, यूथ के पास पैसे कम रहते हैं और उनको पैसे जल्दी मल्टीप्लाई करने होते हैं। खर्चे भी करने हैं। खर्चे भी करने हैं, हुँ, ऑब्वियसली मूवी वूवी जाना है, घूमने फिरने जाना है। राइट।
तो वो ये चाहते हैं कि अगर मैं 1000 रुपए भी डाल रहा हूँ, मेरे को जल्द से जल्द मेरा 1000 का 1500, 2000, 1800 जो भी है, मतलब पैसे जल्दी बनाने हैं मुझे। करेक्ट। तो उस केस में ना आपको कुछ अच्छे-अच्छे मिड कैप्स है, अभी वो उस वर्टिकल उस टाइम पे अगर आप देखोगे तब मालूम पड़ेगा कि मार्केट सिचुएशन क्या है, वो फ्लक्चुएट होता रहता है। फ्लक्चुएट होता रहता है। जैसे एक टाइम पे डिफेंस स्टॉक मतलब बेहिसाब भाग रहे थे। ओके। 500 रुपए के शेयर 5000 पे पहुंच गए। आज बीएससी के शेयर आई थिंक 5-6 हजार पे आ गए। हार्डली 1 साल पहले कुछ 1,500-2,000 का था। हुँ, हुँ। तो 3 टाइम्स चल गया वो शेयर। तो एक यूथ के लिए मतलब हुँ। उसको दिन में कितना टाइम रिसर्च पे देना चाहिए ताकि वो स्मार्टली इन्वेस्ट यूथ करे? को इनिशियली पहले मार्केट स्टडी करनी चाहिए। उसको इनिशियली इन्वेस्टमेंट तो करनी नहीं चाहिए। 1-2 हफ्ते बोलते हैं डमी ट्रेड करना चाहिए। इन द सेंस नॉट एक्चुअल ट्रेडिंग। जैसे उसका इच्छा है, नहीं मेरे को है ना ये शेयर अभी लेना है 10 क्वांटिटी, तो वो भले पेन पेपर में लिख ले कि मैंने 10 शेयर इतने से खरीदा। हुँ, फिर ऑब्जर्व करते रहे कि भाई उसका ये डिसीजन क्या है, क्या मतलब किस तरीके से पैन आउट हो रहा है, अच्छा चल रहा है, खराब चल रहा है, अभी भी वो ग्राफ समझ पा रहा है कि नहीं, चार्ट समझ हुँ। पा रहा है कि नहीं, या जो उसने सोच के ये शेयर खरीदा था वो वैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो ये डमी ट्रेड्स उसको करने चाहिए 1-2 महीने के लिए मेरे हिसाब से, और जब वो कन्विक्शन आ जाता है ना कि नहीं व्हाट आई एम थिंकिंग नाउ इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, तब करनी चाहिए। ठीक है, आपने कह दिया कि उसे एक शेयर को खरीदना है और डमी शेयर की तरह पेपर हाँ, में लिखना अज़्यूम है। करना है कि हाँ, उसने एक्चुअली खरीद लिया है। पेन पेपर में लिख लो कि भाई मैंने ये खरीदा है इतने-इतने भाव पे, हुँ, और फिर ट्रैक करते रहे कि मैंने ये खरीदा है इस असम्पशन पे कि ये इसका या तो फाइनेंशियल रिजल्ट्स अच्छे आने वाले हैं, या इसको कोई नए ऑर्डर्स जो एक्सपेक्टेड थे वो मिल चुके हैं, हुँ, या हुँ। कोई टेंडर इसने भरा था और इसको अवार्ड हुआ है। तो ये चीज़ डेमो जो आप बोल रहे हो, ये करने से पहले उसको एटलीस्ट 1 मंथ या 2-3 हफ्ते का रिसर्च करना करना चाहिए। चाहिए। तो उसको रिसर्च में कंपनी कैसे पिक करनी चाहिए और क्या नोटिस करना जैसे चाहिए? मैंने आपको बताया, आप न्यूज़ चैनल ज़रूर देखिए। ये हुँ, न्यूज़ है ना, आपको फ़िल्टर आउट करके दे देती है सारी इन्फॉर्मेशन, और आजकल की न्यूज़ न्यूज़ चैनल्स इतनी अच्छी है, वो सारी आपको जो भी मार्केट अपडेट्स है, जैसे किसी का क्वार्टरली रिज़ल्ट्स आया, अच्छे आए, खराब आए, वो सब बताते हैं। वो अपना ओपिनियन देते हैं, प्लस जो एक्सपर्ट्स रहते हैं, हुँ, हुँ, वो अपना ओपिनियन देते हैं। काफ़ी सारे जो एनालिस्ट रहते हैं, बड़ी-बड़ी एनालिटिकल फर्म है, नोमुरा है, हुँ, हुँ। एमके है, दे ऑल्सो स्टार्ट गिविंग देयर एस्टिमेट्स कि हाँ, इसका रिजल्ट अच्छा है, तो हम सोच रहे हैं कि ये आगे-आगे इतने तक जाएगा। तो आप ये सारी चीज़ सुनिए, समझिए कि मार्केट इसको कैसे रीड कर रहा है। हाउ ओके। दे आर एनालाइजिंग ईच एंड एवरी आइटम्स। सो बेसिकली वो स्मॉल कैप और मिड कैप पे कंपनीज़ को मुझे स्मॉल कैप और मिड कैप बहुत पसंद है, क्योंकि नो डाउट वो जब गिरते हैं तो गिरते भी बहुत तेज़ी से, बट और फ्लक्चुएट चढ़ते ज़्यादा और होते हैं। मल्टीप्लाई भी फटाफट होते हैं। तो उनको बेसिकली सिर्फ़ कंपनीज़ को ग्लांस करना है एक बार हाँ, और कंपनी देखना है कौन से कंपनीज़ के नाम ज़्यादा डिस्कस हो रहे हैं ज़्यादा डिस्कस हो रही है, किसमें क्या एक्टिविटी आ रही है, और नोट्स और बनाने नोट्स बनाए। जैसे मान लीजिए टीसीएस का रिज़ल्ट्स अच्छा आया, हैं। हुँ, तो मार्केट ये अज़्यूम करने चलता है कि चलो इन्फोसिस का भी अच्छा आएगा, एचसीएल टेक का भी अच्छा आएगा। तो बेसिकली सब आईटी का बेसिकली अच्छा सब है। आईटी अच्छा आना चालू हो जाएगा, ऐसा मार्केट समझता है तो कि कुछ एक ने आईटी अच्छा मिड कैप में भी है। कुछ आईटी मिड कैप में भी है, पर्सिस्टेंट है, हुँ, ऐसी बहुत सारी तो कंपनीज़ अगर हैं। कोई बिग कैप का कंपनी कुछ अच्छा करता है या बड़ा कुछ टेंडर या बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है, तो अच्छा रिज़ल्ट्स आता है कि मार्केट ने एस्टिमेट किया था कि इतना-इतना टर्नओवर होना चाहिए, उससे बेटर टर्नओवर आया, इससे ज़्यादा प्रॉफिट आया, तो ऑब्वियसली शेयर इम्पैक्ट अच्छा होता है। चलता है। ओके, मतलब पॉजिटिव एक ग्रो होता है पूरा ये शेयर राइट, मार्केट। अल्टरनेटिवली टीसीएस के रिजल्ट्स खराब आए, हुँ। तो वो सारा इम्पैक्ट आपको इसमें भी बाकी पीयर इंडस्ट्रीज में भी दिखना चालू हो जाती है, तो पीयर लिस्टेड कंपनीज आप में। उन्हें मतलब यूथ को आप अ, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए खरीदने बोल रहे हो या फिर इंट्राडे के लिए बोल रहे हो? मैं अगर मैंने अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाया मैं वो बताता हूँ, क्योंकि मैंने भी इनिशियली ट्रेडिंग से ही चालू की। हुँ, इन्वेस्टमेंट में पैसा बाद में बनता है जब आपके पास कैपिटल हो, लेकिन जब आपके पास कैपिटल ही नहीं हो तो आप कैसे बनाओगे? राइट। तो वो ट्रेडिंग से ही बनती है। मैंने जैसे मैंने आपको बोला, मैं आईपीओ फ्लिपिंग का ही काफ़ी करता था। तो मान लीजिए आईपीओ फ्लिपिंग में मैंने 30% प्रॉफिट कमाया। जस्ट हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं हुँ, कि ₹100 का शेयर था, 100 क्वांटिटी मिली मुझे, हुँ, और 130 पे लिस्ट हुई। मतलब ओके। टेक्निकली आई मेड 30% ऑन लिस्टिंग। हुँ, हुँ, तो ये 100 शेयर्स में से ना 30 शेयर में रख देता था जो मेरा प्रॉफिट है। मैं मेरा प्रिंसिपल बाहर बेच ले के लेता था। ओके, जो मेरा प्रॉफिट है वो एज़ इट इज़ मेरे पोर्टफोलियो में पड़ी है। ओके। मैंने मेरा 15,000 निकाल लिया। हुँ, हुँ, जो भी मेरा पैसा है मैंने मेरा प्रिंसिपल निकाल लिया। वही प्रिंसिपल मैं दूसरे आईपीओ में लगा रहा हूँ। ओके। मतलब तो ऐसे लॉस मेरा नहीं हुआ। तो अभी जो मैंने स्टॉक रखी है,
जो मेरा प्रॉफिट मैंने रखा है वो कम भी होएगा, मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे को मालूम है अगर कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म में अगर आगे बढ़ना ही है, हुँ। तो रख दिया उसको ऐसे ही। तो आप उसका फिर आप उन पे क्या बोलते हैं, उन पे ध्यान रखते हो कि वो हाँ, एक कंपनी ट्रैक क्या-क्या तो कर रही है? ऑब्वियसली रखना पड़ता है। आप आजकल के जो भी ऐप्स है उसके अंदर तो क्लियरली दिखता है, आप जैसे ओपन करोगे, ग्रो हो या कोई भी आपकी कंपनी जिसमें भी न्यूज़ भी आपका आ जाती है। ट्रेडिंग अकाउंट हो, उसमें आपको पोर्टफोलियो का पोजीशन ऑन अ डेली बेसिस दिखता है। ओके। आपको तो रियल टाइम में भी दिखता है कि शेयर का भाव क्या चल रहा है। तो आज इतने एडवांस हो चुके हैं उनको ऐप्स। लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहिए, आप कह हाँ, रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो प्रॉफिट है ना, वो हुँ, आप रहने दो उसमें ऐसा पोर्टफोलियो में। अगर आपको आपने जिस हिसाब से स्टडी की और वो वैसी चल रही है, अपना प्रिंसिपल बाहर निकालो ताकि आप उसको किसी और में इन्वेस्ट कर सकते हो, और ये जो आपका प्रॉफिट है वो शेयर एज़ इट इज़ डीमैट में रहने दो। ओके। तो आप कह रहे हैं सिर्फ़ लॉन्ग टर्म करना चाहिए या कुछ और भी करना चाहिए नहीं, उनको? मेरे आपको अभी ये डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे हो। आप मैच्योरिटी वाले लेवल पे हो, जैसे आप 35 प्लस हो, तो ऑब्वियसली आपके पास अच्छा खासा पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए। तो ऐसे केस में मैं 2 पोर्टफोलियो बनाता हूँ। एक है मेरा लॉन्ग टर्म, हुँ, एक है मेरा ट्रेडिंग पोर्टफोलियो। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो भाई दिस स्टेज फॉरएवर, ये है ही नहीं मेरे लिए, इट डज़न्ट एग्जिस्ट। हुँ, जो भाव है लेट इट बी। ट्रेडिंग मेरा ऐसा है कि जैसे मार्केट बढ़ता है, आई टेक सम मनी आउट। ओके, जैसे मार्केट गिरता है, आई प्लग मनी बैक। ओके। अब तो ये इस तरीके से मैं ऑपरेट करता हूँ 2 अलग वर्टिकल्स में। इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रखते हैं। कांस्टेंट रहता है मेरा ये लॉन्ग टर्म वाला, कांस्टेंट बस देखता रहता हूँ क्या है क्या नहीं है। इफ आई फील लाइक एडिंग सम मोर कि नहीं ठीक है, मेरे पास एक कंपनी के 100 शेयर्स है हुँ, और एक 100 खरीद लेना चाहिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से, मैं और परचेज कर लेता हूँ, छोड़ देता हूँ उधर ही। तो यूथ के लिए 2 ही ऑप्शन है, आईपीओ यूथ फ्लिपिंग के लिए आईपीओ फ्लिपिंग, एंड उसमें लॉन्ग आप टर्म। जो प्रॉफिट कर रहे हो, आप कोशिश करो कि वो जो प्रॉफिट है आप उसी रहने में दो, रखो। खाली प्रिंसिपल निकालो ताकि वो प्रिंसिपल आप किसी और आईपीओ में वापस यूज कर सको। सो इस आईपीओ फ्लिपिंग यही एक ऑप्शन है यूथ के लिए या कुछ नहीं, और भी जैसे है? मैंने आपको बोला कि आप डमी ट्रेड्स, पहले आप मार्केट्स को सुनो, हुँ, एक्सपर्ट्स कैसे रिएक्ट करते हैं हर एक सिचुएशन के लिए, 1-2 हफ्ता आप वो देखिए। हुँ, फिर डमी ट्रेड पेंसिल पेपर पे लिखिए कि हाँ, मैंने आज अज़्यूम करो ये परचेज़ किया। 1 हफ्ते उसको एनालाइज़ करो कि आपका पोर्टफोलियो अप जा रहा है कि ना, वही जो जो आपने अज़्यूम्ड परचेज़ किया है वो। उसके बाद स्लोली-स्लोली ना आपको खुद को कन्विक्शन आ जाएगा कि नहीं, मैं जो समझ रहा हूँ वो सही है। और जब मार्केट गिरे, हुँ, तभी भी यही सेम चीज़ कीजिए आप। जब मार्केट एक साइड ऊपर चलता रहता है, तब कोई भी पैसा डालता है, कमाता ही है। हुँ, लेकिन मेन चीज़ है जब मार्केट गिरता है, तब कैसे हैंडल करना है वो चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। ओके। काफ़ी लोग ऐसे हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं। बेच दो, ठीक है, लॉस तो लॉस, बेच दो। मत करो। ये सोच लो कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा, रुक जाओ। लॉस में कोई अपना शेयर बेचना नहीं चाहिए अनलेस तुमको मालूम पड़े कि उसमें बहुत ही वर्स्ट न्यूज़ आ गई है, उसमें कोई फ्रॉड हो गया है। तो कोई ऑप्शन नहीं, वो ज़ीरो होने वाला है, जो है लॉस बुक करके बाहर निकलो। तो इसलिए हमेशा एक ही चीज़ पे पूरा पैसा मत डालो, डाइवर्सिफ़ाई करो। डाइवर्सिफ़ाई। ऑलवेज़ डाइवर्सिफ़ाई। कुछ लोग करते हैं कि बट ये मिडिल क्लास, मतलब जैसे आप यूथ के लिए बात करो तो यूथ तो इतना जल्दी नहीं समझ पाएगी वो चीज़ें। इनिशियली आईपीओ फ्लिपिंग मैंने देखा है करते-करते यूथ इंट्राडे में बहुत अट्रैक्ट करे। इंट्राडे पे अट्रैक्ट होती है, लेकिन उसमें हाथ भी बहुत जलाती है। राइट। और प्रॉब्लम ये है कि वो लोग को पैसे ज़्यादा बनाने, तो ऑप्शंस फ्यूचर्स में खेलते हैं, हुँ, जिसमें या तो वो ज़ीरो होता है या डबल होता है। करेक्ट। वो चीज़ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और वो जो क्या बोलते हैं उसको लेवरेज मिलता है, हुँ। उससे भी ज़्यादा ट्रेड करते हैं। हाँ, लेवरेज वही है ना कि आपने जो मार्जिन रखा उसका 4 गुना ज़्यादा बिंदास यूज़ कीजिए। हुँ, उसमें काफ़ी काफ़ी बच्चे फँस जाते हैं। काफ़ी यूथ सोचते हैं कि नहीं, चलो मुझे 100 का 400 मिला वापरने, वो हुँ, 400 का मैं 1000 कर दूँगा। वो हुँ, 1000 के चक्कर में माइनस 400 हो जाते हैं। राइट। तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। अब लेवरेजिंग में बिल्कुल नहीं चाहिए। स्लोली एंड स्टेडीली ही आप सीख पाओगे। आप इमीडिएटली 100 का 1000 नहीं होगा। हुँ, आप 100, आपके 100 का पहले 90 होगा, 80 होगा, शायद 50 भी हो जाएगा। बट फिर स्लोली स्लोली आप रिकवर करोगे और ये जो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा ना, दैट विल मेक यू कॉन्फिडेंट। बट मैंने ऐसा भी देखा है कि लोग इंटरेस्ट खो देते हैं। जैसे ये आप जो बोल रहे हो 100 का 90, 80 जब जाता है, वही पेशेंस है। बहुत से लोग इंटरेस्ट खो खो देते हैं। देते, बट आपको खुद को बैक करना चाहिए। आप हमेशा जितना भी आपने मार्केट्स की हिस्ट्री देखी होगी, हुँ, जितना भी नीचे आती है, स्लोली स्लोली रिकवर कर ही लेती है। कोविड के टाइम पे भी 30-40% नीचे गया था मार्केट। हुँ, 6 महीने के अंदर कवर भी कर दिया, प्लस पॉजिटिव भी चला गया उसके ऊपर। राइट। इट इज़ जस्ट पेशेंस। कुछ भी कर लो, मार्केट जितना भी नीचे आता है, इट हैज़ टू रिकवर, इट विल रिकवर। जस्ट हैव पेशेंस।
तो ये आपने यूथ का बता दिया। नाउ लेट्स कम बैक टू द यूथ जो ऑफिस में है, 30-35 प्रोफेशनल्स विच आर लाइक हाईएस्ट टैक्स पेइंग पीपल ऑफ कंट्री, उनको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? उनको 20 जैसे स्टॉक फंडा मार्केट। स्टेज एज इट इज, राइट। 60% आपको इन्वेस्ट करना है। और जो 4 ऑप्शंस मैंने बोले, मेरे लिए ये 4 ऑप्शंस है, कुछ 3 करे, कुछ 2 करे, है जिसका जो प्रेफ़रेंस है, मेरी ये 4 प्रेफ़रेंसेस है। बट अगेन इसमें आप जो भी एसआईपी कर रहे हो, आप एंश्योर करो कि उसमें हर साल 10-10% से इंक्रीमेंट करो, टू कवर इन्फ्लेशन टेक्निकली। ओके। तो मान लीजिए अगर आपने 20,000 का एसआईपी की है, हाइपोथेटिकली आपने 20,000 की एसआईपी की है, तो आप एसआईपी अगर करोगे तो एंश्योर करो एक ही म्यूचुअल फंड में ना करो, मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स में करो। कुछ लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, फ्लेक्सी कैप है, अ, क्या बोलते हैं, बैलेंस फंड है। तो ये सब का मिक्स लीजिए और एंश्योर करो इन सब के एसआईपी डेट्स भी अलग अलग हो, ओके। क्योंकि कभी मार्केट ऊपर नीचे जब भी होता है तो आपका कोई ना कोई एसआईपी उस टाइम पे हिट करेगा, तो तो आप कह आपको वो रहे बेनिफिट मिल जाएगा। 20,000 को डाइवर्सिफाई करो। 20,000 को 4-5 म्यूचुअल फंड में लगाइए, एक ओके। म्यूचुअल फंड में मत लगाओ। मतलब और वो ओके। अलग-अलग कैप के होने चाहिए, जैसे लार्ज कैप हो, कुछ मिड कैप हो, कुछ स्मॉल कैप हो, कुछ फ्लेक्सी कैप हो, मतलब ये सबका कॉम्बो हो, कुछ बैलेंस्ड फंड हो, और सब अलग-अलग डेट्स में होने चाहिए। ओके। तो ये हो गया एक ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन इंट्राडे होगा इनके लिए? इंट्राडे का अगर आपको टाइम मिलता है कीजिए, दैट इज नॉट अवेलेबल। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी काफ़ी लोग ऐसे, जब मैं ऑफिस जाता हूँ, ट्रेन ट्रैवलिंग के टाइम पे भी काफ़ी लोग ट्रेड कर लेते हैं। वहाँ मैं खुद भी राइट। काफ़ी देख लेता हूँ उसी टाइम पे, 9 से 11 के टाइम 9 पे। से 11 के टाइम पे। तो अभी आपने जो बताया एसआईपी, और ये आपने बता दिया इंट्राडे जो ऑप्शनल है। हुँ, दूसरा होगा लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म लाइक। अगेन 2 पोर्टफोलियो आपको बनाने हैं। एक लॉन्ग टर्म आपने ले लिया, भूल जाओ। ओके। लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए बच्चा तो फ्यूचर एसआईपी में, उसी में काउंट होगा? नहीं, एसआईपी भी आप उसमें काउंट कर सकते हो टेक्निकली। उसको आप अलग-अलग बकेट दे दो कि बॉस दिस इज़ फॉर माय रिटायरमेंट, दिस इज़ फॉर ओके। सम अर्जेंट गोल्स के मेडिकेशन, हिसाब से। दिस इज़ फॉर माय चाइल्ड्स फ्यूचर एजुकेशन, दिस इज़ फॉर माय शादी टूरिज्म के लिए, हाँ। अब्रॉड। राइट। मतलब आप अलग-अलग करके उसको बकेट, मतलब गोल्स ओरिएंटेड आप सेट कर दो। ओके। सेम इक्विटी शेयर्स के लिए भी वैसे ही कर लो, जो आपका फिक्स लॉन्ग टर्म है। हम्म। जो ट्रेडिंग अकाउंट है ना, जो जैसे आप कह रहे हो कि आप नहीं देख पाते हो रोज का, नो प्रॉब्लम। जैसे जैसे बढ़ रहा है, एंश्योर करो थोड़ा थोड़ा पैसा निकालते रहो। अब मेरे ऐसे कितने फ्रेंड्स हैं जिन्होंने 10 लाख इन्वेस्ट किए, मार्केट अच्छा था, 10 लाख का 12 लाख हो गया, नहीं विड्रॉ किया उन्होंने, नहीं थोड़ा भी प्रॉफिट बुक नहीं किया, मार्केट खराब हो गया, 12 लाख सीधा 7 लाख पे आ गया। ओके। मतलब जो एक टाइम पे 20% गेन्स दिख रहा था, वो सीधा 30% लॉस में आ गया। तो होप बट कर रहे और होगा। और भी हो सकता है, नो डाउट वो 7 लाख से वापस चढ़ेगा ऊपर, मैं नहीं डिनाई कर रहा हूँ। हम्म। लेकिन अगर आपने वो 12 लाख के टाइम पे चलो थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट बुक कर लिया होता, हम्म। तो जो बोलते हैं ना, सिर्फ बुक्स में दिखने के लिए है, फिक्स अनरियलाइज प्रॉफिट जिसे हम कहते हैं, जब तक जेब पे आया नहीं तब तक तो वो प्रॉफिट है नहीं ना। राइट। आपने बेच लिया होता तो 2 लाख आपने कमा लिया होता। वो 12 लाख, जो 2 लाख एक्स्ट्रा आपने कमाया, ये बॉटम में आप खरीद सकते थे ना, 7 लाख जब नीचे आया मार्केट। हम्म। तो इसके लिए रेगुलर इंटरवल्स में प्रॉफिट बुक करना बहुत जरूरी है। ओके। और ये मत सोचो यार मैंने बेचा और ऊपर चला गया, हम्म। तो क्या आपने प्रॉफिट तो भी निकाला है ना। वेट फॉर द टाइम। तो आपको भूल जाना है। आपको भूल जाना है, आपका आप कभी पैसा। लाइफ टाइम लो पे खरीद नहीं सकते हो, लाइफ टाइम हाई पे बेच नहीं सकते हो। आप इसके बीच में ही रहोगे। राइट। आप एकदम बॉटम को पकड़ नहीं सकते, आप एकदम टॉप भी नहीं पकड़ सकते हो। तो जितना नीचे आप पकड़ सकते हो पकड़िए, जितना कम ऊपर बेच सकते हो बेचो। ओके। तो ये रहा इनका ये ऑप्शन स्टॉक मार्केट का। क्या इनको भी गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए? मैंने बोला ना, वो आप आपका आपका चॉइस है अभी, क्योंकि मैं गोल्ड में बिलीव करता हूँ, तो इसलिए मैंने गोल्ड में ही पैसे पार्क किए हैं। आपको क्यों लगता है गोल्ड क्यों इतना सेफ है? गोल्ड का, जैसे मैंने बोला, रेट्स की मेरा वजह से? ऑब्जेक्टिव कुछ और है उसको लेके। ओके। क्योंकि एक तो एप्रिसिएशन आ रही है, वो तो है, जैसे जैसे रूपी डिवैल्यू होती जा रही है, डॉलर स्ट्रांग होती जा रही है, गोल्ड की भी प्राइसेस बढ़ती जा रही है। ओके। जो गोल्ड 50,000 साल भर पहले था, आज 80 के आसपास पहुंच चुका है। तो आप खुद देख रहे हो 60% रिटर्न तो गोल्ड ने ऐसे ही दे दिया है आपको। आई डोंट थिंक सो आपको एसजीबी दे पाएगी इतनी। तो ये और बढ़ सकता है आपके हिसाब और भी से? बढ़ सकता है। ओके। और गोल्ड ऐसी चीज है ना इंडिया में कि हर फेस्टिवल में, हर एक चीज में लगती है।
तो गोल्ड की वैल्यू इंडिया में तो कम नहीं होने वाली, वो सिर्फ राइट। बढ़ती रहेगी। और वही रीज़न है कि मैं उसमें भी एसआईपी करता हूँ, हर महीने कुछ-कुछ गोल्ड ले लेता हूँ। ऑर्नामेंट्स नहीं लेते आप? ऑर्नामेंट्स मैं नहीं प्रेफ़र करता हूँ इतना, बट कभी अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो ऑब्वियसली मैं इसी को ही लिक्विडेट करके कर सकता हूँ। मुझे कुछ एडिशनल इन्फ्लो नहीं डालनी पड़ेगी उसमें। ओके। तो इनके अलावा और क्या इन्वेस्टमेंट होती है मिडिल मतलब इस एज के बेसिकली लिए? अगर आप ये 3-4 जो वर्टिकल्स मैंने आपको बताए, अगर आप इसी में कर लो और इसी को मास्टरी कर लो, तो आपको शायद और किसी प्रोडक्ट्स की ज़रूरत ही नहीं पड़े। ओके। जैसे मैंने आपको एक पीपीएफ भी बताया था कि वो जो 7% आपको इंटरेस्ट फ्री मिल टैक्स फ्री मिल रहा है, हुँ, इट इज़ टेक्निकली 10%। ओके। आपको दिखने के लिए 60% है, लेकिन आप ये मत भूलिए कि आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हो। तो अगर हुँ, 30% टैक्स लगता है, तो टेक्निकली वो 10% होता है। तो आफ्टर टैक्स इट इज़ 7% मीन्स इट इज़ पोस्ट प्री टैक्स इट इज़ 10%। तो ये सब जो आप टेक्निकल डिटेल्स बता रहे हो, ये नॉर्मली किसी भी लोग मतलब प्रोफेशनल या कोई भी हो, उसको ये पता ही नहीं होता है। नॉर्मली फाइनेंस बैकग्राउंड रखने वाले लोगों को पता है ये सारी चीज़ें। जिनको नहीं पता उन्हीं के लिए आपके चैनल के थ्रू थोड़ा एजुकेट करने की हम कोशिश करेंगे। क्या लोगों को जैसे हम कहते हैं 6 मंथ्स में हमें डेंटिस्ट को मिलना चाहिए, हुँ, तो सीए को भी मिलना चाहिए कोई टू ज़रूरी नहीं काउंसिल है, कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि फाइनली फाइनेंस का तो फाइनेंशियल एडवाइज़र ऐसा रखिए आप कि वो आपको सामने-सामने अप्रोच करे कि देखिए सर, मार्केट टूट गया है, मार्केट क्रैश हुआ है या मार्केट में कुछ करेक्शन आई है, थोड़ा और इन्वेस्ट करते हैं। हुँ, क्योंकि जो बॉटम आउट हुआ है, उसका बेनिफिट आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र ऐसा आप चूज़ करो, जो आपको सामने से अप्रोच करे कि सर दिस इज़ द राइट टाइम टू बाय अगेन। लेकिन कुछ लोग इरिटेट भी हो जाते हैं कि यार ये पीछे पड़ा रहता है, यहाँ इन्वेस्ट कर, वहाँ इन्वेस्ट वो कर। तो देखिए अभी दोनों साइड से सोच सकते हो आप। या तो ये आप ये भी बोल सकते हो अरे वाह! बंदा अच्छा है, हमको स रेगुलर अपडेट्स देता है। या तो आप ये सोचोगे यार उसको टारगेट रहेगा, वो 50 बार फ़ोन कर रहा है, ले लो करके। हुँ, तो ये आपके मानसिकता के ऊपर है कि उसका रियल इंटेंशन क्या है, आपको अपना माल बेचना या आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ाना। तो अभी आप उनके लिए क्या एडवाइस दोगे जो स्टॉक मार्केट से डरते हैं, जो स्टॉक मार्केट में जाना ही नहीं चाहते? उनको क्या उनको ऑप्शन है? खाली एक ही चीज़ बोलूँगा, आप मार्केट्स को स्टडी कीजिए खाली। भले देखो इंटरेस्ट अगर नहीं है तो उनमें इंटरेस्ट जनरेट करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर आप उनको ये बताएँगे कि लोगों ने इंडेक्स में ही खाली निफ्टी का इंडेक्स अगर किसी ने खरीदा होगा, उसमें ही कितना कमा रहे, तो मेबी शायद थोड़ा वो बोलते हैं ना एनलाइटन हो जाए कि यार ठीक है 20% 15% ऐसे ही छूट रहा है। हुँ, जो कोई कोई इंस्ट्रूमेंट आपको दे नहीं रहा है, ना एफडी दे रहा है, ना कोई कोई भी नहीं दे रहा है आपको। आप हुँ। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ही ले लीजिए। तो हो सकता है कि शायद वहाँ से उनको ट्रिगर हो। और कुछ अनफॉर्चुनेटली लोग ऐसे जो सोचते हैं नहीं भाई हम ऑलरेडी पैसे जला चुके हैं उसमें, हमें वापस नहीं घुसना है, वहाँ पे कन्विंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जैसे अब हमने मिडल क्लास की भी बात कर ली। नो हम बात करते हैं वो उन लोगों के बारे में जो अपर मिडिल क्लास की तरफ जा रहे हैं, जिनके इनकम सोर्स अभी बहुत ज़्यादा है, लैक्स में है। एंड स्टॉक्स के अलावा उन लोग सोच रहे हैं कि हमें प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में भी करनी चाहिए, जो कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, जो भी इनकम दे। तो उसके लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए उनकी? तो उसके लिए मेरा एक ही चीज़ है कि जो एचएनआईज़ आज की तारीख में भी करती है और जो मैं भी करता हूँ, एचएनआई? हाई नेट इंडिविजुअल जो करोड़पति लोग हैं, अपर मिडिल क्लास है, हुँ, वो लोग एक ही चीज़ करते हैं, वो लोग पैसे रेमिट कर देते हैं आउटसाइड इंडिया और फॉरेन करेंसी अ, मनी खरीदते हैं। मार्केट फंड्स, इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि वहाँ पे भी रिटर्न्स अच्छा आ रहा है। ओके। और जिस तरीके से डॉलर मजबूत होते जा रहा है डे बाय डे, तो लोगों का इन्वेस्टमेंट काफ़ी बढ़ गया है वहाँ पर। ये कैसे किया जाता है? ये नॉर्मली आप एलआर लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, हुँ, पैमा में एक प्रोविजन दिया है कि जहाँ पे आप खुद को $2 लाख तक ट्रांसफर कर सकते हो आउटसाइड इंडिया ओके। और वहाँ की सिक्योरिटीज परचेज कर सकते हो। शेयर नहीं। सिक्योरिटीज में सब आ गई। ओके। तो ये कहाँ मतलब बैंक थ्रू होता है ये बैंक थ्रू होता है। या फिर कोई भी आप जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में चले जाइए, बैंक ऑफ जिसकी भी इंटरनेशनल ब्रांच है, हर बैंक की ब्रांचेस है, एसबीआई इंक्लूड है? सब जगह। ओके। तो ये एक ऑप्शन है। तो ये एक ऑप्शन है। इसके अलावा और कुछ प्रॉपर्टी? मेजरली प्रॉपर्टी सब जगह सब लोग वैसा नहीं करते। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट एक्चुअली मेरे हिसाब से सही भी नहीं है। आप जितना
इक्विटी ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेड करो उतना बेटर है, क्योंकि ओके। डॉलर जिस तरीके से मजबूत हो रहा है आपको एक तो रिटर्न्स मिल रहा है, वो तो है ही, प्लस डॉलर एप्रिसिएशन भी मिल रहा है। हम्म, भले आपके रिटर्न्स 6-7% हो, लेकिन जो डॉलर एप्रिसिएशन हो रहा है वो ऐड अप होता है उसके ऊपर। ओके। तो अभी बहुत सारे कोर्सेस हैं जो यूट्यूब पे दिए जा रहे हैं अबाउट स्टॉक मार्केट एंड ऑल। क्या वहाँ मतलब दे आर नॉट फ्री ऑफ कोर्स, आजकल पेड होता है सब कुछ, हम्म। तो वो लेना जरूरी है या हम अपने आप को खुद स्किल देखो, लर्न कर सकते हैं? कोचिंग तो ज़रूर, अगर आपको लगता है कि नहीं आपको इसी में फ्यूचर बनाना है, तो ऑनलाइन की जगह आप मेरे हिसाब से कोई इंस्टीट्यूशन से ये सारी कोर्सेज़ समझिए। उसके बाद जहाँ कोई, फिजिकल जाना होता है। हाँ, जहाँ फिज़िकल जाना हो। ओके। उसके बाद आप कोशिश करो कि आप ऐसी कंपनी में जॉब देखिए जहाँ पे उस कंपनी का ऑब्जेक्टिव ही यही है, ट्रेडिंग करना। ओके। जैसे कोई एएमसी कंपनी हो गई, एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो गई, हम्म। म्यूचुअल फंड जैसी कंपनी हो गई। वहाँ पे आपको रियल टाइम बेसिस में मिलेगा कि मैनेजमेंट कैसे सोचती है, क्या करती है, तो वहाँ पे आपको एक्सपोज़र बहुत अच्छा मिलेगा। आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज चले जाइए, वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जहाँ पे आपको चार्ट्स को कैसे स्टडी करना है, हर एक कैंडलस्टिक को कैसे स्टडी करना है, वो सारी चीज़ सिखाई जाती है। हम्म। वो सारी चीज़ देख सकते हो। तो जो प्रोफेशनली जो जॉब कर रहा है हुँ। वो फिजिकली कैसे जा पाएगा? प्रोफ़ेशनली जॉब करने वाले के पास मुझे नहीं लगता है टाइम इतना रहेगा कि वो ये सब चीज़ कर पाए। बट एटलीस्ट ये कर सकता है कि वो खुद को अपडेट रखे कि मार्केट्स में क्या चल रहा है। हम्म, मनी कंट्रोल जैसा ऐप हर एक के पास है आज की तारीख में, उसमें भी काफ़ी सारे न्यूज़ आ जाते हैं कि क्या अपडेट्स है क्या नहीं है। तो एक छोटा बहुत देखिए, आपने अगर पैसे इन्वेस्ट भी किए या इन्वेस्ट करने हैं, तो थोड़ा बहुत जानकार होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि तो जो ये ऑनलाइन जो कोर्स बेच रहे हैं उनके टारगेट कस्टमर यही है जो जॉब कर रहे हैं, क्योंकि उन लोग ज्यादा रिसर्च करेंगे नहीं ये सही है या नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि आपके म्यूचुअल फंड्स में इनिशियली चालू करना चाहिए। जब म्यूचुअल फंड्स में आपको पॉजिटिव ग्रोथ दिखेगा, तब ऑब्वियसली आप खुद इंटरेस्ट लेना चालू कर दोगे और आप, रिसर्च करोगे। हाँ, आप खुद सर्च करना चालू कर दोगे कि भाई क्या करना है और आगे कैसे-कैसे करना है। आप उनके बारे में क्या कहोगे जो आजकल टिप्स देते हैं यूट्यूब पर भी टेलीग्राम पे? हुँ, आर दे रिलायबल? इट्स नॉट रिलायबल, आई डोंट थिंक सो। आपको कौन सामने से बता देगा कि भाई कल ये शेयर चलने वाला है, आप खरीद लो। ये सब चीज़ों में बिल्कुल मत जाइए। ये सब चीज़ फेक रहती है, पंप एंड डंप चीज़ रहता है, वो आपको अपना माल चिपका के खुद निकल जाएँगे। मैंने लैक्स लैक्स लोगों को देखा है ये करते हुए। मैंने वही आपको इसलिए बता रहा हूँ, आपको कौन सामने से बताएगा पैसे कैसे बनाने हैं, तो आज गरीब कौन रहेगा? कोई हम्म, भीख माँगेगा नहीं। सब उनका यूट्यूब वीडियोज़ देख के पैसे शेयर्स में डाल देंगे और कमा लेंगे। तो कोई सेंस ही नहीं बनता है। राइट। और कोई अपना सीक्रेट थोड़ी ना बताएगा कि भाई मैंने ऐसे पैसे बनाए हैं, या ये शेयर चलने वाला है, अब इसमें इन्वेस्ट करो। कोई नहीं करता। सो आपने सारे इन्वेस्टमेंट कवर कर लिए? मैं जो, मतलब एट दिस जंक्चर, मतलब एक यूथ से लेके एक मिडिल क्लास को लेके इवन एक हाई नेट इंडिविजुअल या जो 30-35 प्लस और अच्छी सैलरी पे है, उसे अपना इन्वेस्टमेंट कैसे फेज़ आउट करना चाहिए, कैसे प्लान आउट करना चाहिए, वो मैंने एक ब्रीफ एक सिनेरियो दी है कि इस तरीके से आपको माइंडसेट रखनी है। और कोशिश कीजिए जो भी पैसे आप शेयर मार्केट में लगा रहे हो, उसको टच करने की ज़रूरत ना पड़े, जो लॉन्ग टर्म वाले हैं। हम्म, अगेन टू रिपीट, कोशिश करो 2 प्रोफाइल बनाइए, एक इन्वेस्टमेंट, एक ट्रेडिंग। ट्रेडिंग वाला ऐसा प्रोफाइल बनाइए जहाँ पे आप पैसे डालो, निकालो, डालो, निकालो, डालो, निकालो, ताकि प्रॉफिट बुक होता जाए। हम्म, आप खाली इन्वेस्ट करते रहोगे और आपको बुक्स में दिखेगा, जो मैंने आपको एग्ज़ाम्पल बताया, 10 लाख का 12 लाख हुआ, फिर हम्म, सीधा 7 पे आ गया। तो वैसा नहीं होना चाहिए। 10 का जैसे 11.5 भी हुआ, 11 भी हुआ, जस्ट थिंक कि चलो ठीक है, डिसेंट प्रॉफिट है, लेट अस बुक सम प्रॉफिट। हम्म, थोड़ा पैसा निकाल लो यार, थोड़ा तो निकाल, आधा निकाल ले, फिर नीचे आ गया तो यही पैसे वापस उसमें डालो। राइट। तो अभय जी, आप बीइंग अ सीए, आपने जॉब गोइंग लोगों का सारा इन्वेस्टमेंट्स कवर कर लिए, बट आप ऐसे लोगों से भी मिलते हैं जो बिजनेसमैन है, क्योंकि ये जो हम जिसे एडवाइस दे रहे हैं ये फाइनली अगर बिजनेसमैन बन जाते हैं तो दे विल अर्न मोर। एंड समटाइम्स ऐसा होता है कि पैसा जब आता है तो पता नहीं चलता है कहाँ खर्चा करें, एंड पीपल एक ही महीने में या एक साल में ही पूरा पैसा लुटा देते हैं। ऐसा बहुत हुआ है इंडिया में। तो उनको कहाँ इन्वेस्ट का एडवाइस देगा? देखिए, पैसे को ढंग से इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। जो फाइनेंशियल अ, विज़डम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब आपके पास पैसे आते हैं। हर एक पैसे को बेस्ट यूज़ कैसे करूँ, लाख को सवा लाख कैसे करना है, वो जानना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है।
नहीं तो लाख का 12,000 तो बहुत सारे लोग बना चुके हैं ऑलरेडी। तो जब वो लाख मिल रहे हैं, आप अगर उसको प्रॉपर्ली फेज़ आउट नहीं करते हो, इन्वेस्ट नहीं करते हो, ये प्रॉब्लम हमेशा ही आनी है आपको। आप खाली एक्सपेंडिचर पे खर्चा करोगे, लाख मिला, आप 80,000 खर्चा कर दिए और खाली 10-20 हज़ार रखा है और उसमें भी खुदा ना खास्ता मार्केट क्रैश हो गया, तो यू आर हुँ। लेफ्ट विथ नथिंग। क्योंकि हमने ऐसे बहुत सारे जैसे केबीसी हो गया या कुछ और शोज हो गए, किसी ने 3 करोड़ 6 करोड़ कमा लिए, 2-3 साल बाद वो वापस से जॉब ही कर रहा होता है। फाइनेंशियल विज़डम, दैट इज़ द प्रॉब्लम। सारी ये इच्छाएं पूरी अलग-अलग करनी। बकेट्स में अगर नहीं डाले तो ये प्रॉब्लम आनी ही है। म्यूचुअल फंड, शेयर्स, गोल्ड, पीपीएफ, ये सारी चीज़ों में प्रॉपर्ली बाइफरकेट करना बहुत ज़रूरी है। हम्म, क्योंकि कोई ना कोई एक एसेट क्लास ऐसा है जो बुरे वक़्त में आपको सँभाल लेगा। इसके लिए डाइवर्सिफ़ाई होना बहुत ज़रूरी है। आप अपना पूरा पैसा एक भी चीज़ पे मत लगाइए। इट शुड ऑलवेज़ बी डाइवर्सिफ़ाइड, अलग-अलग बकेट्स में रखिए। तो जो आप सडनली जो रिच हो जाता है या फिर बिजनेस के बाद होता है, क्या उन्हें प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि दैट्स दी। उनकी बोलते हैं ना यूटिलिटी वैल्यू के ऊपर है, अगर उनको ज़रूरत है उस चीज़ की तो फिर लेनी चाहिए। अगर ज़रूरत नहीं है, खाली आइडल पड़े रहने वाले ऐसे वीकेंड पार्टीज़ के लिए, तो आई डोंट थिंक इट इज़ मेकिंग आई एनी मीन सेंस। कमर्शियल के लिए, क्योंकि प्रॉपर्टी को मोस्टली बहुत ज़्यादा एप्रिशिएटिंग इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। मैं प्रॉपर्टी को इतना नहीं प्रेफ़र करता हूँ क्योंकि अगर वो प्रॉपर्टी आप सेल्फ यूज़ ही कर रहे हो, तो वो आपको कुछ कमा के नहीं दे रही है। तो अगर आप आप उसकी कमर्शियली जगह कमर्शियल प्रॉपर्टी ले रहे हो और उसको रेंट पे दे रहे हो, देन इट मेक्स सेंस। सो अगर आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है तो कमर्शियल लेना। कमर्शियल की वैल्यू अच्छी मिलती है आपको, कैपिटल एप्रिसिएशन भी अच्छा मिलता है, रेंट भी अच्छा मिल जाता है, रेंट के लिए कस्टमर भी जल्दी मिलते जल्दी मिल जाता है। हैं। ओके। तो अभय जी, हम सम अप करते हैं आपकी सारी इन्वेस्टमेंट एडवाइस को लेके। आपको ऐसा लग रहा है कुछ रह गया हो? मेरे हिसाब से जो मैंने ब्रॉडर फ्रेमवर्क आपको बताया है, बेसिकली इतनी चीज़ अगर इंडिया के यूथ समझ गई, तो आई एम प्रीटी मच श्योर फाइनेंशियल डिपेंडेंसी सबकी खत्म हो जाएगी। यूथ विल बिकम इंडिपेंडेंट वेरी सून, मतलब उनकी डिपेंडेंस ऑन देयर पेरेंट्स विल बिकम अ बिट लेस। जो आज 25 साल के बाद वो इंडिपेंडेंट हो पा रहे हैं, हो सकता है शायद 20 साल में हो जाए, 18 साल में हो जाए, 18 साल नहीं, 20 साल 22 साल में हो जाए, बट वो लेवल ऑफ डिपेंडेंसी अपने पेरेंट पे कम हो जाएगी। और फाइनेंशियल विजडम इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको हमेशा एक मंत्रा याद रखना है कि आपकी आज की सेविंग ही कल की कमाई है, आज का इन्वेस्टमेंट ही कल का आपका इनकम। इनकम है। तो सेव। और ये चीज समझना बहुत जरूरी है। और आप जिंदगी भर पैसे के लिए काम नहीं कर सकते, पैसे को भी काम करने दो तुम्हारे लिए। और ये कब पॉसिबल है, जब आप प्रॉपर्ली इन्वेस्ट करोगे। अभय जी, थैंक यू फॉर योर टाइम फिर से। आपने बहुत ही अच्छे से और एक छोटे-छोटे एग्ज़ाम्पल देके समझाया। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, प्लेजर इज ऑल माइन। थैंक यू।